यूपीएससी मेन 2024 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 लेक्चर 3 पहला प्रश्न 1 भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में सुधारों के बाद सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके स्वरूप और प्रवृत्ति में मिश्रित परिणाम देखे गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है, जिससे बुनियादी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं ने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। फिर भी सार्वजनिक व्यय का अधिकांश हिस्सा शहरी और मध्यवर्गीय आबादी तक सीमित रहा है, जिससे ग्रामीण और वंचित वर्गों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का दायरा बढ़ा है, लेकिन कार्यान्वयन में कमजोरियां और भ्रष्टाचार सीमाओं को दर्शाते हैं। इसलिए सामाजिक सेवाओं पर व्यय की प्रवृत्ति समावेशी समृद्धि के उद्देश्य के अनुरूप आंशिक रूप से सफल रही है। इसे और अधिक समावेशी, पारदर्शी और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने वाला बनाने की आवश्यकता है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। अगला प्रश्न 2 भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कई कारण हैं। कृषि उत्पादन में मौसमी असमानता, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, खराब भंडारण और लॉजिस्टिक्स, कृषि उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधान और वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि से खाद्य कीमतों में तेजी आती है। इसके अलावा मांग में वृद्धि और खाद्य वस्तुओं पर बिचौलियों का दबाव भी महंगाई को बढ़ावा देता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति पर सीमित रहता है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति संबंधित होती है, जबकि मौद्रिक नीति मांग को नियंत्रित करती है। दरों में वृद्धि मांग कम कर सकती है, लेकिन खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार, बेहतर भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करना और मूल्य स्थिरीकरण कोष जैसे उपाय जरूरी हैं। मौद्रिक नीति को खाद्य मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक माना जा सकता है, लेकिन इसका अकेले प्रभाव सीमित है। अगला प्रश्न 3 देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक थे। सबसे पहले राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमुख योगदान था, जहां सरकारों ने जमीन के स्वामित्व और किसानों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके साथ ही सशक्त स्थानीय नेतृत्व और संगठित किसान समुदायों ने भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई। दूसरे, सटीक कानूनी ढांचा और भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन भी आवश्यक था, जिससे जमीन के बंटवारे और अधिकारों का स्पष्ट विवरण सुनिश्चित हुआ। तीसरे, प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता और भ्रष्टाचार कम होना भी सुधारों की सफलता में सहायक था। अंत में, सामाजिक जागरूकता और भूमि अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया। ये सभी कारक मिलकर भूमि सुधारों को प्रभावी और सफल बनाने में मददगार साबित हुए। अगला प्रश्न 4 भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मोटे अनाजों जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, मोटा चावल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अनाज पोषण से भरपूर होते हैं और इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज तथा एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक हैं।
मोटे अनाजों का सेवन खासकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में सहायक है। ये अनाज कम जल में उगते हैं, जिससे वे जल संकट वाले इलाकों में कृषि के लिए उपयुक्त हैं और खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होते हैं, जो मधुमेह और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। भारत सरकार द्वारा भी हाल के वर्षों में मोटे अनाजों को पोषण सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार मोटे अनाज भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सस्ती, स्थायी और पौष्टिक विकल्प प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न 5. जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यावसायीकरण किया गया है। इस कम व्यावसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जीवन सामग्रियों जैसे दवाइयाँ, जैविक संसाधन, कृषि बीज के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का वैश्विक परिदृश्य जटिल और गतिशील है। विकसित देशों ने मजबूत पेटेंट कानून बनाए हैं, जिससे नवाचार को संरक्षण मिलता है, लेकिन इससे गरीब देशों की पहुंच सीमित हो जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों में IPR का संतुलन नवाचार प्रोत्साहन और सार्वजनिक हित के बीच बनाना आवश्यक है। भारत पेटेंट दाखिल करने में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद व्यावसायीकरण सीमित है क्योंकि 1. प्रौद्योगिकी एवं बाजार की कमी। पेटेंटित आविष्कारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधन और बाजार समझ नहीं होती। 2. वित्तीय संसाधन की कमी। स्टार्टअप और शोध संस्थानों के पास व्यावसायीकरण के लिए पूंजी की कमी रहती है। 3. अपर्याप्त प्रबंधन एवं विपणन। नवाचार को बाजार में लाने के लिए विशेषज्ञता और नेटवर्क की कमी होती है। 4. नीति और कानूनी बाधाएं। लाइसेंसिंग, कॉपीराइट और वाणिज्यिक सहयोग में जटिलताएं। इसलिए व्यावसायीकरण बढ़ाने के लिए बेहतर समर्थन प्रणाली, वित्त पोषण और कौशल विकास आवश्यक है। अगला प्रश्न 6. राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं? वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित है जो इस प्रक्रिया संभावित खतरे लेकर आएगा? को निर्वाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथकर (ई-टोल) संग्रह के लिए मुख्यतः फास्टैग (FASTag) तकनीक अपनाई जा रही है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित है। यह तकनीक वाहनों पर लगे टैग के माध्यम से टोल प्लाजा पर बिना रुकावट के पेमेंट सक्षम बनाती है। लाभ: तेजी और सुविधा। टोल प्लाजा पर रुकावट कम होती है, जिससे ट्रैफिक जाम घटता है। पारदर्शिता। नकद लेन देन कम होने से भ्रष्टाचार में कमी। ऑनलाइन ट्रैकिंग। पथकर संग्रह का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। पर्यावरण संरक्षण। वाहन रुकने चलने से प्रदूषण में कमी आती है। सीमाएं। तकनीकी खराबी या नेटवर्क समस्या पर सेवा बाधित हो सकती है। सभी वाहनों में FASTag न होना। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम। प्रस्तावित परिवर्तन। डिजिटल पेमेंट में उन्नयन, स्मार्ट कैमरों से नंबर प्लेट पहचान जैसे उपाय हैं जो प्रक्रिया को और निर्बाध बनाएंगे। हालांकि इससे साइबर सुरक्षा, डेटा दुरुपयोग और निजता के खतरे भी बढ़ सकते हैं, जिनके लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र आवश्यक होगा। अगला प्रश्न 7. भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जो जल स्रोतों को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले विषैले रसायन,
भारी धातु और अपशिष्ट नदियों में मिलकर जल को जहरीला बना देते हैं। शमन उपायों में उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मानकों का सख्त पालन अनिवार्य करना, सीवेज और अपशिष्ट जल का उपचार करना, प्रौद्योगिकी सुधार जैसे साफ सुथरे उत्पादन तकनीक अपनाना, जागरूकता अभियान चलाना ताकि उद्योग और जनता प्रदूषण रोकने में सहयोग दें। सरकारी पहल, राष्ट्रीय जल नीति और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं। नदी संरक्षण योजना के तहत नदी संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच और जुर्माने की व्यवस्था। इस प्रकार सरकार और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से नदी प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न 8 भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन (NGOs) और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परियोजनाओं के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की जांच, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनप्रतिनिधित्व को मजबूत बनाना सुनिश्चित करते हैं। NGOs अक्सर सार्वजनिक सुनवाई में जनता को जागरूक करते हैं और सरकारी निर्णयों पर दबाव बनाते हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो। 4 उदाहरण। 1. नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर प्रश्न उठाए। 2. वर्षा गिल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट EIA रिपोर्टों की पारदर्शिता के लिए कार्यरत। 3. ग्रीन पीस इंडिया प्रदूषण नियंत्रण और वन संरक्षण में सक्रिय। 4. सेवा भारती औद्योगिक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कर समुदायों को जागरूक करती है। ये संगठन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न 9. समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नार्को आतंकवाद, नारकोटिक्स और आतंकवाद का संयोजन भारत में एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन चुका है। नशे की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति आतंकवादी समूहों को वित्तीय समर्थन देती है, जिससे वे हथियार खरीदते और अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं। खासकर पूर्वोत्तर, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में यह समस्या अधिक तीव्र है। नशे के कारण युवा वर्ग प्रभावित होता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। नार्को आतंकवाद से निपटने के उपाय। 1. सशक्त कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र और NDA की क्षमता बढ़ाना। 2. समन्वित राष्ट्रीय रणनीति, पुलिस, अर्धसैनिक बल और ड्रग कंट्रोल एजेंसियों के बीच सहयोग। 3. सार्वजनिक जागरूकता, नशा मुक्त समाज के लिए शिक्षा और अभियान। 4. सामाजिक पुनर्वास, नशे के शिकार व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र। 5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तस्करी रूट्स को रोकने हेतु पड़ोसी देशों के साथ समन्वय। इन उपायों से नार्को आतंकवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 10. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल्स, उपभोक्ताओं और डेटा फिड्यूशियरीज जैसे कंपनियां, सरकारी निकाय के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। प्रमुख विशेषताएं। 1. सहमति, कंसेंट की आवश्यकता, व्यक्तिगत डेटा केवल वैध उद्देश्यों के लिए और उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति से ही प्रोसेस किया जा सकता है। 2. डेटा फिड्यूशियरीज की जिम्मेदारी, इन संस्थाओं को डेटा की सुरक्षा,
सटीकता बनाए रखना और उपयोग के उद्देश्य की पूर्ति के बाद डेटा को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। 3. डेटा संरक्षण बोर्ड DPBI। यह बोर्ड डेटा उल्लंघनों की जांच करेगा, शिकायतों का निवारण करेगा और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएगा। 4. अंतर्राष्ट्रीय डेटा हस्तांतरण। डेटा को केवल उन देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है जिन्हें सरकार ने अनुमति दी है। 5. बच्चों के डेटा की सुरक्षा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य होगी। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है और कंपनियों को जिम्मेदार ठहराता है, जिससे डिजिटल गोपनीयता और सुरक्षा में सुधार होता है। अगला प्रश्न 11। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में श्रम बाजार सुधारों के तहत 4 श्रम संहिताओं लेबर कोड्स का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, औपचारिकता बढ़ाना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये संहिताएं हैं वेज कोड, कोड ऑन वेजेस, औद्योगिक संबंध कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। गुण कानूनी सरलीकरण। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया, जिससे अनुपालन में सरलता आई है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए गए हैं। वेतन पारदर्शिता। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की परिभाषा से वेतन संरचना में स्पष्टता आई है। कार्यस्थल सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा कोड के तहत कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा मानकों को अनिवार्य किया गया है। दोष श्रमिक अधिकारों में कमी। औद्योगिक संबंध कोड में हड़ताल और यूनियन गठन पर प्रतिबंधों से श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता कमजोर हुई है। अस्पष्ट परिभाषाएं। कार्यकर्ता और वेतन जैसी परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे व्याख्या में भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। राज्य स्तरीय असमानता। राज्यों द्वारा नियमों के निर्माण में भिन्नताएं हैं, जिससे एकरूपता में कमी आई है। प्रति सभी 4 संहिताएं 2019 से 2020 में संसद से पारित हो चुकी हैं, लेकिन राज्यों द्वारा नियमों के निर्माण में देरी के कारण कार्यान्वयन में बाधाएं आई हैं। कुछ राज्यों ने प्रारंभिक नियम तैयार किए हैं, जबकि अन्य में यह प्रक्रिया लंबित है। निष्कर्ष ये श्रम संहिताएं सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन कार्यान्वयन में स्पष्टता, समावेशन और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। अगला प्रश्न 12। भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की आवश्यकता कई कारणों से है। भौगोलिक विविधता। देश के दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क और रेल नेटवर्क की सीमित पहुंच है, जिससे हवाई संपर्क अनिवार्य हो जाता है। आर्थिक समावेशन। कम सेवा वाले क्षेत्रों को हवाई संपर्क प्रदान करने से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सामाजिक समावेशन। हवाई कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार होता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने 2016 में उड़ान योजना शुरू की। यह योजना क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) का हिस्सा है और इसका उद्देश्य कम सेवा वाले और असंबद्ध हवाई अड्डों को जोड़कर हवाई यात्रा को आम नागरिक के लिए सुलभ बनाना है। उड़ान योजना की मुख्य विशेषताएं। वहनीय हवाई किराया। चयनित मार्गों पर 1 घंटे की उड़ान के लिए 2,500 रुपये तक का किराया निर्धारित किया गया है। वित्तीय सहायता। सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) प्रदान करती है,
जिससे एयरलाइनों को घाटे वाले मार्गों पर परिचालन जारी रखने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराती हैं और बुनियादी ढांचे में सुधार करती हैं, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रित विकास, पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। उपलब्धियां: अब तक उड़ान योजना के तहत 517 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मार्गों से 76 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। इस योजना से 130 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है। निष्कर्ष: उड़ान योजना ने क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिला है। भविष्य में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत में समग्र विकास की दिशा में और प्रगति संभव है। अगला प्रश्न 13। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय सिंचाई प्रणाली हाल के वर्षों में कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कृषि उत्पादकता और जल सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। प्रमुख चुनौतियां: 1. जल का अत्यधिक दोहन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत जल उपयोग करता है और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जलस्तर में 33% तक की गिरावट आई है। 2. अपर्याप्त और पुरानी अवसंरचना। कैनाल प्रणालियां 50 वर्ष पुरानी हैं, जिनमें 40% जल रिसाव और वाष्पीकरण के कारण बर्बाद हो जाता है। 3. असमान जल वितरण। पंजाब जैसे राज्यों में 98% क्षेत्र सिंचित है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में सिंचाई अवसंरचना अपर्याप्त है। 4. जलवायु परिवर्तन। अनियमित मानसून और सूखा जैसी घटनाएं जल उपलब्धता को प्रभावित करती हैं, जिससे सिंचाई प्रणालियां दबाव में आती हैं। 5. प्रौद्योगिकी की कम स्वीकृति। केवल 16% सिंचित भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां उपयोग में लाई जाती हैं, मुख्यतः उच्च प्रारंभिक लागत और जागरूकता की कमी के कारण। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। 1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY). इस योजना के तहत हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल उपयोजनाओं के माध्यम से 28.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई विस्तार और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2. अटल भूजल योजना। इस योजना का उद्देश्य 78 जलतनावग्रस्त जिलों में भूजल स्तर को स्थिर करना है, जिसमें 6,000 रुपये करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। 3. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM). यह योजना 17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दक्षता में सुधार करती है। 4. जल शक्ति अभियान। 256 जलतनावग्रस्त जिलों में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 5. PM कुसुम योजना। यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप प्रदान करती है, जिससे डीजल पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा लागत में कमी आती है। निष्कर्ष: भारत की सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए जल संरक्षण, प्रौद्योगिकी का उपयोग और अवसंरचना उन्नयन आवश्यक हैं। सरकार की योजनाएं इन पहलुओं पर केंद्रित हैं, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन और किसानों की सक्रिय भागीदारी से ही दीर्घकालिक सफलता संभव है। अगला प्रश्न 14. भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है? विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। बफर स्टॉक वह खाद्य अनाज का भंडार है जो सरकार कृषि उत्पादन के मौसम में खरीद कर रखती है, ताकि मांग और आपूर्ति के असंतुलन से उत्पन्न मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। बफर स्टॉक के महत्व। 1. मूल्य स्थिरीकरण। बफर स्टॉक के माध्यम से सरकार बाजार में अनाज की उपलब्धता को नियंत्रित करती है,
जिससे अत्यधिक उतार चढ़ाव से कीमतों को स्थिर रखा जाता है। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उचित मूल्य मिलता है और उपभोक्ताओं को भी खाद्य पदार्थ सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। 2. खाद्य सुरक्षा। बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा योजना का आधार है, जो देश के गरीब और कमजोर वर्गों को राशन वितरण के माध्यम से सस्ती खाद्य सामग्री प्रदान करती है। 3. आपातकालीन स्थिति में उपलब्धता। सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बफर स्टॉक का उपयोग आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भंडारण से जुड़ी चुनौतियां। 1. भंडारण क्षमता की कमी। देश में उपयुक्त भंडारण संरचनाओं की कमी है, जिससे कई बार अनाज खराब हो जाता है। 2. भंडारण नुकसान। खराब भंडारण के कारण अनाज में कीट लगना, नमी बढ़ना और गुणवत्ता गिरना आम समस्या है। 3. लॉजिस्टिक्स की जटिलताएं। सही समय पर अनाज की आपूर्ति और वितरण में बाधाएं आती हैं, जिससे बफर स्टॉक का प्रभावी उपयोग मुश्किल हो जाता है। 4. अधिक भंडारण का आर्थिक भार। अत्यधिक भंडारण सरकार के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है, जिससे बजट पर दबाव पड़ता है। 5. असंगठित भंडारण। छोटे किसानों के पास उचित भंडारण की सुविधा न होने से अनाज बाजार में जल्दी गिरावट का कारण बनता है। निष्कर्ष। भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण और खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक आवश्यक है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए भंडारण संरचनाओं के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स सुधार और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती एवं पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न। 15. विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व में स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस संकट का समाधान खोजने के लिए विभिन्न वैकल्पिक तकनीकें विकसित की गई हैं। इनमें से 3 प्रमुख तकनीकें हैं: डिसलिनेशन, डीसैलिनेशन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ग्रे वाटर रीयूज, ग्रे वाटर रीयूज। 1. डिसलिनेशन, डीसैलिनेशन। यह समुद्र या खारे पानी से नमक और अशुद्धियां हटाकर मीठा पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मुख्य विधियां रिवर्स ऑस्मोसिस और थर्मल डिसलिनेशन हैं। गुण: यह समुद्री जल स्रोतों का उपयोग करता है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ती है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में यह उपयोगी है। दोष: इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिससे लागत अधिक होती है। साथ ही इसके कारण उत्पन्न होने वाला खारा जल पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। 2. वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यह तकनीक वर्षा के पानी को छतों और अन्य सतहों से इकट्ठा कर भंडारण करने पर आधारित है। गुण: यह सरल, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जो स्थानीय स्तर पर पानी की कमी को कम करता है। दोष: यह तकनीक केवल वर्षा ऋतु में ही प्रभावी होती है और भंडारण की सीमाएं होती हैं। इसके अलावा पानी को शुद्ध करना भी आवश्यक होता है। 3. ग्रे वाटर रीयूज, ग्रे वाटर रीयूज। इसमें नहाने, धोने आदि से निकले कम प्रदूषित पानी को रिसाइकल कर बागवानी या फ्लशिंग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। गुण: यह पानी की बचत करता है और घरेलू जल उपयोग में दक्षता बढ़ाता है। दोष: सही शोधन न होने पर यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। इसके लिए उपयुक्त तकनीकी व्यवस्था और जागरूकता आवश्यक है। निष्कर्ष: स्वच्छ पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन तकनीकों का समुचित संयोजन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाना आवश्यक है। साथ ही ऊर्जा कुशल और पर्यावरण संवेदनशील तकनीकों का विकास करना भविष्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न। 16. क्षुद्रग्रह क्या है? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्षुद्रग्रह क्या है? क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड्स
वे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये चट्टानी या धातु से बने होते हैं और आकार में कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। ये ग्रहों की तरह परिभाषित नहीं होते क्योंकि उनके पास अपनी कक्षा में स्पष्ट प्रभुत्व नहीं होता। क्षुद्र ग्रह से जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? इतिहास में बड़ी क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने के कारण जीवन में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों के विलुप्त होने का है, जिसे एक विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से जोड़ा जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं, हालांकि बहुत बड़े क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम होती है। फिर भी छोटे और मध्यम आकार के क्षुद्र ग्रहों का टकराव स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। विध्वंस को रोकने के लिए विकसित रणनीतियां। एक नज़र रखने और पहचानने की प्रणाली। प्लैनेटरी डिफेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षुद्र ग्रहों की खोज, ट्रैकिंग और उनकी कक्षाओं का विश्लेषण किया जाता है। नासा का नियोवाइस और ईएसए का हेरा मिशन इसके उदाहरण हैं। 2. प्रभाव निवारण तकनीकें। इनमें क्षुद्र ग्रह की कक्षा बदलने के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर जैसे यंत्र भेजना शामिल है, जो क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा बदल सकते हैं। 3. गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर। ग्रेविटी ट्रैक्टर एक अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के करीब उड़ान भरकर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से उसकी दिशा धीरे धीरे बदलता है। 4. विस्फोटक उपकरणों का प्रयोग। कुछ प्रस्तावों में क्षुद्र ग्रह के पास या अंदर विस्फोट कर उसकी संरचना को बदलने की योजना है, लेकिन यह जोखिम भरा हो सकता है। निष्कर्ष। क्षुद्र ग्रह से जीवन को खतरा एक संभावित लेकिन नियंत्रित किया जा सकने वाला संकट है। समय रहते सतर्कता और वैज्ञानिक प्रयासों से हम पृथ्वी को इस प्रकार के खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न। 17. आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे 2015 से 2030 के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आपदा प्रतिरोध क्या है? आपदा प्रतिरोध, डिजास्टर रेजिलियंस, से तात्पर्य किसी समाज, समुदाय या प्रणाली की वह क्षमता है जो आपदा के प्रभावों को सहन करने, जल्दी से पुनः स्थापित होने और भविष्य के खतरे के प्रति मजबूत बनने में मदद करती है। इसका मतलब है कि प्रभावित क्षेत्र न केवल आपदा के प्रभावों को कम करता है, बल्कि पुनर्निर्माण के दौरान अधिक सक्षम और टिकाऊ बनता है। आपदा प्रतिरोध कैसे निर्धारित किया जाता है? आपदा प्रतिरोध को मापने के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा की मजबूती, आपदा प्रबंधन की तैयारी, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षा और जागरूकता स्तर, तथा शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र की आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति की गति भी प्रतिरोध का महत्वपूर्ण मापदंड होती है। प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्व। 1. पूर्व तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, आपदा की संभावना का मूल्यांकन, योजना बनाना और संसाधनों का संग्रह। 2. सतर्कता, अवेयरनेस, समुदाय को आपदा के बारे में जागरूक करना और प्रशिक्षण देना। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्यवाही। 4. पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना। 5. लचीलापन, एडैप्टेबिलिटी, भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए प्रणालियों का सुधार और अनुकूलन। सेंडाई ढांचा 2015 से 2030 के वैश्विक लक्ष्य। आपदाओं से होने वाली मौतों को कम करना, प्रभावित लोगों की संख्या घटाना, आर्थिक नुकसान को कम करना, बुनियादी ढांचा और सेवाओं की आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय संसाधनों का सुदृढ़ीकरण। निष्कर्ष। आपदा प्रतिरोध एक समग्र प्रक्रिया है जो मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेंडाई ढांचा इस दिशा में वैश्विक स्तर पर एक मजबूत मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगला प्रश्न।
18 शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण। शहरी बाढ़ मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और तीव्र शहरीकरण के कारण बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी से अधिक वर्षा होती है, जिससे नालियों और जल निकासी प्रणाली पर दबाव बढ़ता है। शहरी इलाकों में अनियोजित निर्माण, हरित क्षेत्र कम होना और जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण वर्षा जल का प्रवाह बाधित होता है। साथ ही नदियों और जल निकासी नालों का अवरुद्ध होना भी बाढ़ की गंभीरता को बढ़ाता है। इसके अलावा कंक्रीट और असफाल्ट की अधिकता से पानी जमीन में समा नहीं पाता, जिससे जल भराव होता है। भारत में पिछले 2 दशकों की 2 प्रमुख बाढ़ें। एक महाराष्ट्र की मुंबई बाढ़ 2005 उदास स्माइली जुलाई 2005 में भारी वर्षा के कारण मुंबई में अत्यधिक जल भराव हुआ, जिससे जनजीवन बाधित और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। यह बाढ़ खराब जल निकासी और शहर की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण बढ़ी। 2 केरल बाढ़ 2018 उदास स्माइली अगस्त 2018 में केरल में भारी मानसूनी वर्षा के कारण कई नदियां उफान पर आईं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस बाढ़ में लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भारत की नीतियां और ढांचे। भारत सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए कई नीतियां बनाई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) आपदा के समय बचाव कार्य करता है। भारत में जल निकासी सुधार, जलाशयों का प्रबंधन, सतत शहरी योजना और हरित क्षेत्र बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बाढ़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है। निष्कर्ष। शहरी बाढ़ जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है, जिसका मुकाबला कारगर योजना, मजबूत बुनियादी ढांचे और सतत विकास के माध्यम से किया जा सकता है। भारत सरकार की नीतियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अगला प्रश्न। 19 भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लिखित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक अशांत सीमा। भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक विवादों से भरी हैं। भारत चीन सीमा विवाद मुख्यतः लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में है, जहां सीमाओं की स्पष्ट रेखा नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद विशेष रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में केंद्रित है। इन सीमाओं पर सैन्य टकराव, घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियां और आपसी अविश्वास सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाते हैं। परस्पर विरोधी मुद्दे तथा सुरक्षा चुनौतियां। 1 जमीनी विवाद, सीमाओं की अस्पष्टता और नक्शों में मतभेद। 2 सैन्य तनाव, बार बार की झड़पें, सीमा पार आतंकवाद और सैनिकों की तैनाती। 3 भौगोलिक कठिनाइयां, कठिन पहाड़ी और हिमालयी इलाके जो लॉजिस्टिक्स और संचार को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। 4 सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अस्थिरता, सीमा क्षेत्र की जनसंख्या में असंतोष और अलगाववादी प्रवृत्तियां। BADP सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है ताकि सीमा क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके और वे अधिक मजबूत व जागरूक बने। BIM सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना। इस योजना का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को बढ़ाना है।
इसमें सीमावर्ती इलाकों में सड़क, पुल, हवाई पट्टी, संचार नेटवर्क और निगरानी उपकरणों की स्थापना शामिल है। यह योजना सैनिकों को त्वरित सहायता और बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने में मदद करती है। निष्कर्ष: भारत की सीमाओं पर तनाव और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास एवं अवसंरचना सुदृढ़ीकरण दोनों आवश्यक हैं। BADP और BI.M योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला प्रश्न 20 सोशल मीडिया एवं को गोपित एन्क्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सोशल मीडिया एवं को गोपित एन्क्रिप्टिंग संदेश सेवाओं की सुरक्षा चुनौतियां। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाएं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि आज के डिजिटल युग में संवाद का प्रमुख माध्यम बन गई हैं। हालांकि ये प्लेटफॉर्म निजता और सूचना के आदान प्रदान के लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन इनके माध्यम से गलत सूचना, साइबर अपराध, आतंकवादी गतिविधियां और निजी डेटा के दुरुपयोग जैसी गंभीर सुरक्षा समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एन्क्रिप्शन के कारण सरकारी एजेंसियों के लिए आपराधिक जांच में बाधाएं आती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए अपनाए गए उपाय। 1. नियामक कानून। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम AT एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश नियम 2021 लागू किए गए हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। 2. फेक न्यूज और मॉडरेशन। सोशल मीडिया कंपनियां मशीन लर्निंग और मानव मॉडरेटर के माध्यम से गलत सूचना और हेट स्पीच को रोकने की कोशिश कर रही हैं। 3. डेटा सुरक्षा नियम। निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण विधेयक और निजी गोपनीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है। 4. सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग। सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाकर साइबर अपराधों की जांच में मदद मिल रही है। अन्य सुझाव। सार्वजनिक जागरूकता। डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर लोगों को धोखाधड़ी, फेक न्यूज और साइबर हमलों से सुरक्षित किया जा सकता है। तकनीकी नवाचार। AI आधारित उन्नत मॉडरेशन और संदिग्ध गतिविधि का जल्दी पता लगाने वाली प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। वैकल्पिक समाधान। ऐसे संचार माध्यमों का विकास जो निजता और सुरक्षा दोनों को संतुलित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा के लिए देशों के बीच समन्वय जरूरी है। निष्कर्ष। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा चुनौतियां भी जटिल होती जा रही हैं। प्रभावी कानूनी, तकनीकी और सामाजिक उपायों के संयोजन से ही इनसे निपटा जा सकता है।